प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम आज स्टडी करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को करने का प्रयास करेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूँ उससे पहले हम बायनोमियल एक्सपेंशन की थोड़ी स्टडी कर लें। उसमें जो टर्म्स आते हैं उनका यूज होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो समझेंगे कि एनसीआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनसीआर की वैल्यू को कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हम पढ़ना है कि बायनोमियल एक्सपेंशन। जैसे हम बेसिक हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लूंगा, बट वी नो दैट बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन देखिए क्या होता है, दैट इज योर एक्स प्लस ए पावर ऑफ एन। अगर हमको लिखना है तो हम पहले लिखते हैं सीधे एन सी जीरो लिखते हैं, फिर फर्स्ट वाले के पावर दिस इज द एक्स के पावर एन माइनस जीरो लिखेंगे इन सफिक्स का डिफरेंस, और दिस इज द ए पावर ऑफ जीरो दूसरे के पावर इस। अगला टर्म्स आता है दिस इज द एन सी वन आएगा, एक्स एक्स के पावर एन माइनस वन आ जाएगा सफिक्स का डिफरेंस, और सेकेंड टर्म के पावर ए पावर ऑफ वन आ जाएगा। बस इसी तरह एन सी टू करेंगे तो दैट इज द एक्स के पावर ऑफ एन माइनस टू स्क्वायर अप टू डॉट डॉट, बहुत सारे टर्म्स होंगे। लास्ट इज ईयर बीच में लिखेंगे एन सी आर, एक्स के पावर एन माइनस आर और ए पावर ऑफ आर प्लस डॉट डॉट एन सी एन और एक्स के पावर एन माइनस वन और दैट इज द ए पावर ऑफ एन। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, बायनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन है तो एक्स प्लस ए पावर ऑफ एन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक समझो आप इस क्वेश्चन में, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म, देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, जीरो से स्टार्ट होने की वजह से ये आपका वन यहाँ पे आएगा तो ये सेकेंड टर्म्स है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आएंगे तो इसको कहते हैं दिस इज द आर प्लस वन टर्म्स। क्या कहते हैं, आर प्लस वन टर्म। समझ में आई बात, तो आर प्लस वन टर्म्स है, इसको समझो आप। आर प्लस वन टर्म्स है, इसका मतलब इसको हम कहते हैं जनरल टर्म्स। ठीक है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म्स को क्या कहा जाता है, टी आर प्लस वन इज द एन आर और एक्स के पावर एन माइनस आर, और दिस इज, ये आपका कंसेप्ट होगा किसका, एक बायनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म्स को फाइंड करना। अब इसमें एक टर्म्स आ रहा है हमारा एनसीआर, बहुत ध्यान से समझिएगा एनसीआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें। एन एनसीआर का मीनिंग समझो आप, इसकी वैल्यूज होती है फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल्स, और दिस इज द एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक बात, आर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल समथिंग, बट व्हाट इज फैक्टोरियल, यू थिंक अबाउट दैट कि व्हाट इज फैक्टोरियल। तो देखो फैक्टोरियल का मतलब है कोई भी नंबर्स अगर हम लें, जैसे मान लीजिए हम लेंगे फैक्टोरियल थ्री ले लिया, तो थ्री से लेकर वन तक जितने भी नंबर्स होंगे उन सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन। सो फैक्टोरियल थ्री से थ्री इंटू वन, तो वी गेट द, जैसे कहेंगे फैक्टोरियल फोर, इसकी वैल्यू क्या आती है, फोर से लेकर के फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फोर। सिमिलरली फैक्टोरियल फाइव, देखिए फाइव टू फोर, थ्री टू वन, सो दैट इज अ मल्टीपल कर देंगे तो 120। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली फैक्टोरियल सिक्स कर लिया तो देखिए क्या मिलेगा, सिक्स इन फाइव इन फोर, थ्री टू इंटू वन, सो दैट इज द 720। ठीक है, फैक्टोरियल की वैल्यू समझ में आ रही है। तो फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट हो रहा है, इस तरह से फाइंड आउट हो रहा है। तो इसी तरह अगर हम कहें कि एन फैक्टोरियल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, एन एन माइनस वन, एक एक कम करते चले जाते हैं, एन माइनस टू, जैसे देखिए यहाँ छः माइनस चार आ गया, दो आ गया, फिर एन माइनस थ्री, अप टू कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स, थ्री टू, जब तक वन नहीं आएगा तब तक हम इसको वर्कआउट्स में करते रहेंगे। पहला पॉइंट्स क्लियर, फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल की कहानी खत्म। अब देखिए कुछ और अंदर कंसेप्ट समझते हैं हम। देखिए जैसे फैक्टोरियल सेवन निकालना हो, ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल सेवन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। बट अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ तक कंबाइन कर दूं तो देखिए क्या मिलेगा, सिक्स से लेकर वन तक, सिक्स से लेकर के वन तक, सिक्स से लेकर वन तक क्या है, सिक्स फैक्टोरियल। इन समय मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ,
फैक्टोरियल 6 लिख, ठीक बात समझ में आ रही है। अगर चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 7 इंटू 6 कर दिया, इंटू, अब मान लीजिए वैल्यू हम कौन से पुट कर रहे हैं, यहाँ से ये ले रहे हैं, तो ये देखिए कितने हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, दैट इज द 7 फैक्टोरियल। इसकी मीनिंग ये है कि हम जैसे ही जहाँ जरूरत होगी उसको हम फैक्टोरियल लगा करके उस नंबर को वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? उस नंबर को हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और ये कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेंगे। आगे बात, ये कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन समझाऊं कि मान लीजिए हमको निकालना है 10C2 की, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल्स, और फिर 8 माइनस 2 मतलब 8 फैक्टोरियल्स इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, या तो आप सब नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करो या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करो। 10 का क्या होगा, ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल के साथ इसको स्टॉप कर देंगे, और इससे 2 इंटू 1 और इंटू में 8 फैक्टोरियल एट इट इज। तो देखिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से इसको कर दिया 5, हो गया आपका 40। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पर इसी तरह से जब फैक्टोरियल का यूज कहाँ करें, डिवाइड करने में हम करेंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया आपको? आई थिंक फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। एक्सपेंशन, हम बायनॉमियल एक्सपेंशन का यूज अभी इसमें करेंगे। ये जो बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ हम लोगों ने जनरल टर्म्स, इसका हम अभी आगे जब स्टार्ट करूंगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सिंपली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं यहाँ पे। अब तो देखिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए सबसे नेसेसरी स्टूडेंट है, ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पर सक्सेस और फेलियर, सक्सेस एंड फेलियर की पॉसिबिलिटीज होती है, ट्रू या तो फॉल्स, सक्सेस या तो फेल, दो ही पॉसिबिलिटीज होगी मैक्स। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। तो अब दो प्रोबेबिलिटीज होंगी, तो हम पहले तो प्रोबेबिलिटी कंसिडर करेंगे कि एक तो सक्सेस है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम कंसिडर करेंगे, दूसरा फेल्यूर की कंसिडर करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट्स करेंगे, और नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कंसिडर करेंगे, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स ले रहे हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जहां पर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई करते हैं, तो उसको भी अभी हम राइट अप करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि लेट P be the probability of success। ठीक है, P be the probability of success of an event। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ एन इवेंट इन ए, कोई भी ट्रायल होगा तो इन ए ट्रायल कर लीजिए। ठीक, एंड अब Q क्या हो जाएगा, Q इज द probability of its failure or then अगर एक प्रोबेबिलिटी P है, एक ही इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी P क्या है आपका, सक्सेस है, ठीक है, Q क्या फेलियर है, तो देन P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। समझ में आई बात? P पर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ में आ गई? अब नेक्स्ट, अगर इफ देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स is n, then there are 0, 1, 2, 3 up to n success of the event। ठीक, इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास मान लीजिए n है, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो सकता है, या तो 0 सक्सेस हो सकता है, 1 सक्सेस हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अब इसको क्या हम कैसे चेक आउट करेंगे, इसी के लिए आगे हम इस पर फोकस आउट करने पड़े हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास अगर एक इवेंट है तो कोई दिक्कत नहीं,
बट नंबर ऑफ ट्रायल्स मोर देन है, एन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है कितना, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स एन जो है, तो उसमें सक्सेस जो होने की प्रोबेबिलिटीज है 0, 1, 2 से, हो सकता है एक बार भी सक्सेस ना हो, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, हर बार हो सकता है सक्सेस हो जाए वो। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब इसको हमको कैसे फाइंड आउट करना है, इस पर ही डिस्कस करना है, और वही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वर्कआउट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए कह रहे हैं कि दिस, तो एस्टिमेटेड, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटीज, बहुत ध्यान से समझिएगा, दैट इज द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी estimated probability of getting 0, 1, 2 up to n success can be found by term of by terms of a binomial expansion ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन। अब बायनोमियल एक्सपेंशन कौन सा, जो ऊपर वाला हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज द q प्लस पी पावर ऑफ n। इस ऑर्डर को कभी चेंज नहीं करेंगे, q प्लस पी ही रहेगा, तो q प्लस पी ही रहेगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला इसी से ड्राइव कर रहे हैं। तो बायनोमियल एक्सपेंशन q प्लस पी पावर ऑफ n, तो दैट इज द nc0, क्या हो जाएगा, q के पावर n और p के पावर ऑफ 0, प्लस क्या होगा nc1, q के पावर n माइनस 1 और p के पावर ऑफ 1, प्लस NCR, Q के पावर N माइनस R और P के पावर ऑफ R, प्लस डॉट डॉट NCN, Q के पावर N माइनस N और P पावर ऑफ R। दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ में आएगी बात आपको? तो देखिए यही बायनोम, इसी एक्सपेंशन का हम समझ रहे थे, तो आपको ये एक्सपेंशन बताना मुझे लिए बहुत ज़रूरी था। ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन आपको बताना जरूरी था कि ये बायनोमियल एक्सपेंशन है, और इसकी सहायता से हम इस पर कार्य कर रहे हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज है, देखिए यहाँ पर, दैट इज इम्पोर्टेंट, ये जो जनरल टर्म्स है, ये जो हमारा जनरल टर्म्स है यहाँ पर, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, गेटिंग, देखिए इसको कहा जाता है गेटिंग आर सक्सेस, ठीक है, गेटिंग आर सक्सेस ऑफ ऑफ सॉरी सक्सेस आउट ऑफ कितना है, एन ट्रायल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। गेटिंग आर सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल्स, इसको क्या कहते हैं, गेटिंग जीरो सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल, ठीक है। पहला वन सक्सेस, जैसे NC1 की बात करें तो वन सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल्स, ठीक है, एन सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल्स, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है इसके, तो एक बेसिक फार्मूला, आर सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दिस इज कैपिटल P, आर लिखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, और हियर, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू, सो दैट इज द NCR और Q के पावर N माइनस R, और दिस इज द P पावर ऑफ R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग आर सक्सेस, ठीक है, गेटिंग आर सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल्स। इसको कभी कभी ऐसे ही लिखा होता है, P x इज इक्वल टू R, तो दैट इज द NCR लिख लेंगे, Q के पावर N माइनस R, और दिस इज द P पावर ऑफ R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द बेसिक फंडामेंटल्स। तो P और Q, अब इसके लिए नेसेसरी क्या है, आपको पहले N चाहिए, P और Q चाहिए, और R चाहिए। R तो ऑलरेडी जो फाइंड आउट है, तो तीन डेटा चाहिए, P, Q एंड N जरूरी है इस क्वाइंट को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्या क्या नेसेसरी डेटा रहेंगे, P चाहिए, Q चाहिए और N चाहिए। विदाउट इसके हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए, क्योंकि R तो हमको ऑलरेडी फाइंड आउट ही करना रहता है, ठीक है, समझ में आई बात आपको? अब देखिए इसमें आता है एक एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी की बात होती है। अभी हम सिर्फ बेसिक फार्मूलों को स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। एक क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज,
एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी का होता है अनुमानित बारंबारता, जिसको कहा जाता है अनुमानित मानित बारंबारता। ठीक है, बारंबारता, ये अनुमानित बारंबारता है जिसको हम कहते हैं फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक बारंबारता गलत है। बारंबारता इस तरह से होता है, ये बारंबारता। आप इसको देख लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश क्या आता है, इज इम्पोर्टेंट। और एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हमको अगर कोई डेटा फाइंड आउट करना है, समझिए अगर बहुत सारी घटनाएं एक साथ की जा रही है, ठीक है, बहुत सारे घटनाएं एक साथ करें, जैसे हम कहते हैं कि 5 कॉइन को 1000 बार उछाला गया, ठीक है, 5 कॉइन्स टॉस्ड 1000 टाइम्स, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फेसेस गेटिंग हेड, ठीक है, या हाउ मेनी 3 फेसेस गेटिंग हेड, ठीक है। मतलब कहेंगे 5 सिक्कों को 1000 बार उछाल दिया, ऐसी कितनी संभावना हो सकती है कि 3 फेस पर हेड आए, सीधा सीधा 3 फेस पे हेड आए। उस टाइम पे हम इस तरह के वर्कआउट्स को करते हैं, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं, उसमें जितना भी होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए एंड टाइम्स होगा, उसको हम करेंगे। एक साथ बहुत सारी घटनाओं को किया जाएगा, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। या ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज भी इसी को कहते हैं। एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका यही है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने का तरीका यही होगा, एस्टिमेटेड जो आपका थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी भी निकालने का तरीका इसी का यूज होगा, वहां पे प्रोबेबिलिटीज की मल्टीप्लिकेशंस करके कैलकुलेट करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। तब देखो इसमें स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, इसको लिख लें। इफ एंड ट्रायल्स सच एंड ट्रायल्स आर रिपीटेड, ठीक है, कैपिटल एन टाइम्स, रिपीटेड कैपिटल एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स, देन estimated frequencies, estimated frequencies estimated frequency estimated frequency getting R success is capital N, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। समझ में आई बात। जैसे मान लो अगर एस्टिमेटेड को हम ई से लिखते हैं, ठीक है, तो ई से लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा एन पी, और पी आर की वैल्यू केस ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है कैपिटल एन इंटू एन सी आर, और क्यू के पावर एन माइनस आर और के पावर ऑफ आर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दैट इज द वर्कआउट्स हो जाएगा आपका एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। जो भी नंबर्स होंगे उसको अप्लाई करेंगे। जैसे हम और दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास 100 फैमिलीज हैं और उसमें 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर 4 गर्ल्स हैं, मतलब 4 स्टूडेंट्स हैं, इस तरह समझो 100 स्टूडेंट्स 4 चिल्ड्रंस हैं। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी फैमिलीज, ठीक है, गेटिंग या हैव 2 चिल्ड्रंस, मतलब 2 बॉयज 2 गर्ल्स, तो उस केसेस में एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी का यूज होगा। हम कहें कि मान लीजिए 500 फैमिलीज है, जिसमें से प्रत्येक परिवार में 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रंस हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें 3 बच्चे होंगे, अगर 3 बॉयज हो जाएं 3 और 2 गर्ल्स हो जाएं, या 3 मतलब आपके 2 गर्ल्स हो जाएं 3 बॉयज हो जाएं, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे वहां पे इस एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाएगा। समझ में आई बात आपको। अब देखिए इसकी कंडीशंस कुछ होती है कि इसको हम कब अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द कंडीशन। अब जो बायनॉमियल है, कंडीशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, कंडीशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो नोट्स आपका बन जाएगा। देखिए पहली कंडीशंस होनी चाहिए।
number of trials should be finite. Number of trials should be finite. ठीक है. दूसरा, that is important. देखिए, in each trials each trials in each trial there are only two possible outcomes called, ठीक है, दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, सक्सेस और फेल्यूर. सक्सेस और फेल्यूर्स, ठीक है, सक्सेस और फेल्यूर, दो आउटकम्स यहाँ पे होंगे. समझ में आ गई बात? मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो आपका फेल होगा. ठीक है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, अदर उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी. ठीक है. ऑल ट्रायल्स should be independent. ठीक है, डिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी ट्रायल्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे. मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है, उसमें कोई व्यक्ति अगर आपसे मान लीजिए जीत गया है, पहले इवेंट में जीत गया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी, या पांच आपके इवेंट होने हैं, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 में इवेंट में जीत गया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको चौथे 5वें में मतलब विजेता घोषित करते हैं, विनर घोषित करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते. तो सभी ट्रायल्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, पहले से दूसरे का कोई संबंध यहाँ पर नहीं होगा. इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा. ठीक है, दैट इज वहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर शुड बी आर इक्वल्स. ठीक है, बी सेम होते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस probability of success and or failures for all the trials should be same. ठीक है, ये होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस होगा और फेल्यूर होगा फॉर ऑल ट्रायल्स के लिए शुड बी सेम होंगे. ठीक है, दोनों के लिए एक ही होगा, अलग नहीं हो सकता. इंपॉर्टेंट. अब आइए इस पे क्वेश्चंस को करते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट है कि हमको इस पर फोकस आउट करके कुछ क्वेश्चंस को करें, जिससे कि हम फोकस आउट कर सकते हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा सा और समझ लें हम, नोट करके, फिर आपको इस पे हम फोकस आउट करेंगे. स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स आने वाले हैं जब हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे. पहला आएगा एट लीस्ट, दूसरा आएगा एट मोस्ट, तीसरा आएगा एग्जैक्टली या फिर सेम, एग्जैक्टली. एटलीस्ट का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कहते हैं कि हम एटलीस्ट एल, एटलीस्ट का मतलब ये हो गया कि कम से कम एल होना चाहिए. मतलब अगर हम मान लीजिए एटलीस्ट 1 है, अगर आर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल. एल के आगे सब होगा, मतलब एल फिर क्या हो सकता है? L+1 होगा, फिर L+2 होगा, एंड सो ऑन. ठीक. एटमोस्ट का क्या है? मतलब एटमोस्ट एल कर लीजिए, तो क्या होगा? आर इज लेस देन आर इक्वल टू एल. मतलब अधिक से अधिक एल हो सकता है, उससे कम कुछ भी हो सकता है. मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, अप टू एल. एल से जो कम होंगे उसको. और एग्जैक्टली एल का मतलब क्या हो गया? दैट इज आर इक्वल टू एल. ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट है. ये बहुत कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा. एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली का क्या मतलब होता है इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ? एक और, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी
sum of all probability of an event is equal to 1. It means P0 plus P1 प्लस P2, आपके पास मान लीजिए अगर n ट्रायल्स है Pn, इसकी वैल्यू क्या होगी 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम बहुत करने वाले हैं सॉल्यूशंस में, इसका बहुत यूज होता है. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज 1 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है प्रोबेबिलिटीज का. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा डेटा निकालना होता है, प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती है, उस केसेस में हम इसका यूज करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं. आइए अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ. यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है. क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 5 कॉइन आर टॉस्ड, 5 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड इज. कह रहा है कि कम आप प्रोबेबिलिटी निकालो कम से कम एक हेड आने की. 5 कॉइन्स है तो 5 बार हेड आ सकता है, बट यहाँ पे कह रहा है एक हेड आना चाहिए, एट लीस्ट वन हेड. ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज जो बन सकती है एक हेड की, तो कह रहा है कि एट लीस्ट वन हेड आना चाहिए. तो देखिए प्रोबेबिलिटीज में अब यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को समझना है. अगर 5 कॉइन आर टॉस्ड है तो पहले एक कॉइन्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो सकता है, हेड और टेल हो सकता है, हेड और टेल आता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब हम अगर सक्सेस की बात करें तो प्रोबेबिलिटी अगर P है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो सकता है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेल है वो क्या हो जाएगा 1/. देखिए P और Q फाइंड आउट हो गए. अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बेसिक समझिएगा. जब कॉइन का होगा, अगर कॉइन को आप उछालोगे तो क्या मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज होगी, दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो P की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी हो जाएगी, ये आपकी हेड की प्रोबेबिलिटीज है. ठीक है, और ये क्या आपकी है, टेल की प्रोबेबिलिटीज है. ध्यान दो. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट लिस्ट वन हेड. ठीक है, दैट इज कह रहा है कि एट लिस्ट वन हेड. इट मीन्स आर का मान क्या हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. मतलब कहाँ तक, 1 से लेकर के 5 तक. ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक. तो नाउ दिस द प्रोबेबिलिटीज की बात अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको समझिए आप. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज अगर हमको निकालना है तो बेस्ट फर्स्ट इज द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको फर्स्ट निकालना P. इज द R है जो पी आर इज इक्वल टू, आप जानते हो, जैसे एन सी आर और फिर Q के पावर n माइनस आर और P के पावर ऑफ R. समझ में आई बात आपको. अब देखिए इस द बेसिक कंसेप्ट यही है स्टूडेंट्स. अब आपको यहाँ से कह रहा है कि P निकालना है R ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पर. ठीक है, एटलीस्ट मतलब यहाँ से P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 और प्लस P5. अब इतना समय तो हमारे पास नहीं होता एग्जाम में कि हम इतना सारा वर्क करें. तो अब क्या करोगे आप, इसके लिए हमने अभी जो ऊपर पढ़ा कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1. तो देखो P0 से लेकर के Pn तक, मतलब P0 से लेकर P5 तक की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. तो हम जानते हैं कि इसको हम इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे. सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए, तो दिस इज आप जानते हो, वी नो दैट समेशन ऑफ Pi इज इक्वल टू 1. मतलब P0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा P1 P2 P3 P4 प्लस P5 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1. तो इतनी वैल्यू हमको चाहिए. तो इतनी वैल्यू हम क्या करेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को ट्रांसफर कर देंगे. तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इज इक्वल टू 1 माइनस P0 होगी प्रोबेबिलिटीज. अब इस वाले पार्ट से यहीं से हमको काम करना है. यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 इसमें रख करके कैलकुलेट कर लेना है. तो एटलीस्ट वन हेड जो हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर रहे हैं, P R ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, दिस इज द 1 माइनस P0. तो देखो 1 माइनस P0 यहाँ से रखिए. n का मान कितना हमारे पास है 5 है, का मान कितना हमारे पास है 5 है. क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है n इज इक्वल टू 5. कितना है 5 क्वांस है. ठीक है, तो 5 है, तो दैट इज द n माइनस 5. यहाँ जाएगा 5 C 0 निकाल लें तो 0 Q 1/2 के पावर ऑफ 5 माइनस 0 और 1/2 के पावर ऑफ 0. ठीक है, यही होता है NCR.
और इसकी वैल्यूज, बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट, 1 माइनस पी एन सी जीरो, 5C0 की वैल्यू कितना जाएगी 1, ये हो गया 1/2 के पावर ऑफ 5, और ये हो गया 1, दैट इज 1 माइनस 1/2 के पावर 5 कितना 1/32, एलसीएम ले लीजिए 32 माइनस 1, सो दैट इज 31/32। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जब टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो हमको इसी तरह के कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये लॉजिक है, बट हर एक पॉइंट पर अलग अलग टाइप के डिस्कशन होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनको कि हम करने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थोड़ा अलग है, फिर से कहा अगर एक कॉइन टॉस 12 टाइम्स, ठीक है, एन का मान 12 हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड, एट मोस्ट 4 हेड, एट लीस्ट 1 हेड। मैटर क्लियर? पहला एट 4 हेड, फिर एट मोस्ट, फिर एट लीस्ट। अब देखिए 4 हेड मतलब आर का मान 4, ठीक, एट मोस्ट मतलब आर लेस देन आर इक्वल टू 4, एट लीस्ट आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे 1 है तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ये कहानी हो गई। इसके कंसेप्ट को समझना है कि हम क्वेश्चन में जो कह रहा है क्या, डिमांड क्या कर रहा है, ये आप समझो कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है स्टूडेंट। अगर आप डिमांड को समझ गए ना तो देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। डिमांड बहुत जरूरी समझना है कि हमको क्वेश्चन में डिमांडिंग क्या है, हमको रिक्वायर्ड क्या है, उस पैटर्न को समझो। जब कॉइन्स की बात है तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो दो एक कॉइन्स है, तो एक कॉइन की कहानी आपको समझ में आ रही है कि अगर कॉइन कोई भी आप उछाल रहे हो उसमें क्या हो सकता है, हेड या टेल हो सकता है। ठीक है, तो हम मान लेके लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और Q भी सेम हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है ये। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, टेल की। ठीक है, इससे भी निकाला जा सकता है, जो आपके पास फार्मूला है दैट इज P प्लस Q इक्वल टू 1, तो इससे भी निकाल सकते हो आप। दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ गई बात, पहला काम। अब फर्स्ट आते हैं, कह रहे हैं क्वेश्चंस में, तो पहले हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखेंगे। राइट डाउन द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आपके पास है, पी आर इज इक्वल टू एन सी आर क्यू के पावर एन माइनस आर और पी के पावर ऑफ आर। अब इसमें हम वैल्यू पहले रख दें क्योंकि बार बार हमको फिर रखना नहीं पड़ेगा। एन सी आर मतलब यहाँ पे आपके पास है कितना, 12 है। एन का मान कितना है, 12 है, क्वेश्चंस में ये दिया है 12 टाइम्स, तो एन का मान 12 है। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे एन जाएगा 12C आर। ठीक है, 12C आर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से। यहाँ पे हो जाएगा आपका 12C आर। Q का मान हो गया 1/2, तो 1/2 के पावर ऑफ 12 माइनस आर, और फिर P है तो 1/2 के पावर ऑफ आर। ये पार्ट हो गया, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इसको मान लीजिए दिस इज 1। अब आपसे पहला कहा 4 हेड, तो आइए 4 हेड पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला दिस इज द 4 हेड। 4 हेड का मतलब है R इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे निकालिए P R इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, तो 12C4 1/2 के पावर 12 माइनस 4, इस वाले में यहीं पे पुट करना R इक्वल टू 4, और दिस इज द 1/2 के पावर ऑफ 4। ठीक है, अब 12C4 निकालिए, तो 12C4 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 12 ऑन 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 4 फैक्टोरियल्स, और इनटू में 4 फैक्टोरियल्स यहाँ पर। ठीक है, और इनटू, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 के पावर ऑफ 4 आ जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, और सॉरी नॉट 4 इज 12। अब इसको आप सॉल्व करो, दैट इज इंपॉर्टेंट कि यही तो मेन आपका यहाँ पे इस क्वेश्चंस का की है जिसको कि हम वर्कआउट्स में करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए 12 इंटू 11 10 इंटू 9। अब देखो यहाँ 4 माइनस है तो 8 फैक्टोरियल्स आ जाएगा, तो 8 फैक्टोरियल्स यहाँ पे अपने आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे 4 है तो दिस इज 4 3 1। अब देखिए 1/2 के पावर 12, तो बेटा ये आता है 4096।
इसको ध्यान रखिएगा क्या आता है 4096 आएगा। ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो आप इसको 1/2 के पावर 12 से निकाल लीजिएगा, जैसे 4906। ठीक है। अब यहाँ से जो पार्ट आपका कैंसिल होगा उसको कैंसिल करिए, फैक्टोरियल एट यहाँ पे इंटू फैक्टोरियल एट छूट गया, इस फैक्टोरियल एट से कैंसिल। देखिए 4 3 जा 12 यहाँ से कैंसिल, और फिर इसको यहाँ से कैंसिल कर लेंगे तो दिस इज द 5। तो आगे आपका 55। ठीक है 55, और फिर 55 टू 9 ये वाला पार्ट्स, इसका मल्टीपल और अपॉन 4096, और 9 पे से 45, 45 9 4 जा 45 और 4 49, 495 अपॉन 409 किसकी आ गई, एट 4 हेड की वैल्यूज आ गई। ठीक है ना बेटा, दैट इज 4 हेड की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। आइए अब अगला क्या कर रहा है, एट मोस्ट 4 हेड, मतलब अधिक से अधिक 4 हेड होना चाहिए। दूसरा जो कह रहा है एट मोस्ट 4 हेड। ठीक है, तो आइए एट मोस्ट 4 हेड की बात करते हैं। ठीक, तो एट मोस्ट 4 हेड मतलब अधिक से अधिक, तो आर की वैल्यूज लेस देन आर इक्वल टू 4, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? देखिए पी आर लेस देन आर इक्वल टू 4, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड प्लस P4। ठीक है, अब इसमें हम एट मोस्ट 1 माइनस वाला नहीं लगा सकते क्योंकि 12 क्वांस है तो उतनी बार नहीं हो सकता, तो सिंपली 1/1 हम इसको करेंगे। फार्मूला पी चाहे तो आप P0 P1 P2 एक साथ अलग निकाल कर सकते हैं, या फिर एक साथ ही यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। मैं एक साथ करने वाला हूँ। कहाँ पे रखेंगे, ये जो फार्मूला हमारे पास है इसी में वैल्यूज को पुट करते चले जाना है, इसमें वैल्यूज को आपको पुट करना है, R इक्वल टू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, तो चलिए P0 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ जाएगा पहला आपका 12C0 और फिर 1/2 के पावर आपका, और 12 माइनस 0 होगा और फिर 1/2 के पावर ऑफ 0। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 12C1 1/2 के पावर P1 की वैल्यू, इनमें से डिफरेंस हो जाएगा तो दैट इज द 12 माइनस 1 और 1/2 के पावर ऑफ 1 प्लस 12C2 P2 की वैल्यू, तो 12C2 और फिर 1/2 के पावर ऑफ 12 माइनस 2 और 1/2 का स्क्वायर, प्लस देखो 12 इसमें आ जाएंगे 3 में, तो 12C3 आ जाएगा। P3 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 के पावर ऑफ 12 माइनस 3 और फिर 1/2 का 2, लास्ट 12C4 और 1/2 के पावर ऑफ 12 माइनस 4 और फिर 1/2 के पावर ऑफ 4। ये वैल्यूज पुट कर ली, P0 P1 P2 P3 की वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए 12C0 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी, NC0 1 होता है, तो ये खत्म। 1/2 के पावर यहाँ पे 12, 1/2 के पावर 0 है तो 1/2 के पावर 0 है, तो यहाँ से अब देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट, तो 1/2 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है स्टूडेंट, प्लस देखिए अब इस 12C1 की वैल्यू निकालेंगे, 12C1 की वैल्यू होती है 12। ठीक है, निकालिए, कैलकुलेटर में भी कर सकते हो आप, और 12 NC1 की वैल्यू n होती है तो 12 हो जाएगा। देखिए 1/2 के पावर 1 है और इसके पावर है, तो इसको फिर से अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, 1/2 के पावर 12 माइनस 1 और 1/2 के पावर 1 या फिर 11 और 1, तो मिलाकर फिर से मिल जाएगा 1/2 के पावर आपका कितना, 12। ठीक, अब 12C2 की वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, 12C2 की वैल्यूज, तो देखिए 12C2 जो फाइंड आउट होगा, और 12C2 की वैल्यू हो जाएगी 66 आई थिंक। 12C2 जो चेक कर लेता हूँ, निकाल लेते हैं हम कहीं सेपरेट, एक एक करके निकालना पड़ेगा। 12C2 तो देखिए 12 फैक्टोरियल 12 होगा, फिर यहाँ पे फैक्टोरियल 10 इंटू और 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 12 इंटू 11 इंटू 10, और फिर 10 फैक्टोरियल, इधर 10 फैक्टोरियल्स और 2 इंटू 1, तो काट दिया 6, तो 66 हो जाएगा और ये खत्म। मतलब 12C2 की वैल्यू हो जाएगी 66 और 1/2 के पावर ऑफ 12। क्लियर, ये इसका वैल्यू निकल गई। अब 12C3 की वैल्यू निकाल लीजिए। 12C3 क्या देख लेते हैं, 12C3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन यहाँ पे होगा 9 फैक्टोरियल्स और फिर 3 फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो 12 इंटू 11 इंटू और 10 इंटू 9 फैक्टोरियल्स, और यहाँ पे 9 इंटू 3
1, तो 9 से 9 खत्म, और 3 2 जा 6, तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 6 हो गया, 6 दूनी 12, 11 दूनी 20, सॉरी 11 दूनी 22 हो गया, और 210, तो 220 हो जाएगा, प्लस 220, इसकी वैल्यू इस वाले की वैल्यू 220 1/2 के पावर ऑफ प्लस 12C4, तो अब 12C4 देख लीजिए, 12C4 निकालना पड़ेगा अलग से, निकाल लेते हैं। एक वैल्यूज को आपको चेक करते रहना होगा और निकालना पड़ेगा। दिस इज 12C4, 12C4 होगा फैक्टोरियल 12, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल्स और विद द 4 फैक्टोरियल्स, ठीक है। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल्स और डिवाइडेड बाई 8 और इंटू 4 3 2 1, 8 से ख़त्म, 4 3 12, यहाँ से ख़त्म, और 2 पंजे 10, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 पच्चे 55, ठीक है, हो गया, और इंटू 9, तो ये हो जाएगा 495, 495 अपॉन समथिंग, दिस इज द 495, तो 495 इंटू 1/2 के पावर ऑफ 12, कौन सी वैल्यू निकल गई हमारी, ये 12C4 वाली वैल्यूज। अब आपको इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। अब ये वैल्यूज हम यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं, इसकी हमको ज़रूरत अब नहीं है, सारी बात, इसकी आपको ज़रूरत अब यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे सीधा सीधा। अब देखिए 1/2 के पावर 12 जो है ना कॉमन है स्टूडेंट, सो कॉमन कर लो, 1/2 के पावर ऑफ 12 कॉमन, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 12 प्लस 66 प्लस 220 प्लस 495, ठीक है, ऐड कर लीजिए। देखिए 2 1 3 और 3 और 2 + 1 3, 3 + 9 और 9 0, यहाँ पे 9 और 5 14, 14 कैरी 1, 6 1 7 और 2 9 9 9 18, 18 1 19 कैरी 1, और फिर 2 4 2 6 1 7, 794, और 1/2 के पावर 12 कितना होता है, 4096, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये आपका निकल गया प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 4 हेड की, ठीक है, 794 हटे 4096। अब अगला क्या कह रहा है, तीसरा जो कह रहा था एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहा था ना, एटलीस्ट 1 हेड, तो आर जो है कम से कम 1 होना चाहिए, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। प्रोबेबिलिटीज पी आर ग्रेटर आर इक्वल टू 1, मतलब P1 प्लस P2 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे, P12 तक जाएंगे। 12 क्वांस है हमारे पास, तो सीधा सीधा अब इसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे, P12 तक तो नहीं निकालेंगे, इसको सिंपल करेंगे 1 माइनस P0 कर लेंगे, 1 माइनस सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1, तो 1 माइनस P0, क्लियर। अब देखिए तो 1 माइनस P0 क्या हो जाएगा, 12C0, 1/2 के पावर ऑफ 12 और 1/2 के पावर ऑफ 0। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो देखिए 1 माइनस 12C0 1, मतलब 1/2 के पावर ऑफ 12 हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस, ये हो जाएगा 4096, इसको माइनस कर लिया तो 4095 अपॉन 409, दैट इज द आंसर। तो ये आपका वर्कआउट हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है जिसको कि हम कर रहे हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चंस अब कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को अलग से करेंगे। फिर से कह रहा है कि इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव्स, 100 बल्ब्स में 10 आर डिफेक्टिव्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ सैंपल 5 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव, ठीक है। अगर हम कह रहा है कि 100 बल्ब है उसमें से 10 डिफेक्टिव्स हैं, और अगर रैंडम हम 5 सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें से कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो, ठीक है। तो पहले तो हम मानेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव्स क्या है, तब तो हम बात कर पाएंगे। तो हम पहले कंसिडर कर लेते हैं कि लेट P be the probability of defective। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव मतलब कितना, तो 10 बल्ब डिफेक्टिव कितने में से, 100 में से, तो दैट इज द 1/, ठीक है, निकल गया। अब आप जानते हो कि P प्लस Q इज इक्वल टू कितना होता है, 1/10 है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बट दिस इज नॉट 1/10 इज 1, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस P या 1 माइनस 1/10, तो वी गेट Q इज इक्वल टू
और 9/10, क्यू की वैल्यू निकल गई 9/10, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ये आप जानते हो। तो बस अब इस पॉइंट को इसी को फार्मूले में इंप्लीमेंट कर लेना और सिंप्लीफाई कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ आई बात आपको? तो ये बहुत बेसिक सा है। तो पी और क्यू निकल गया, एन ऑलरेडी आपके पास है, एन कितना है, एन हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एन कितना है, करा 5 बल्ब्स, तो एन का मान कितना है आपके पास, 5 बल्ब आर सेलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटीज पी आर, पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर क्यू के पावर एन माइनस आर और दिस इज द पी के पावर ऑफ आर। ठीक है स्टूडेंट, अब पुट ऑल दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट द आंसर। कह रहा है कि आपका नन, मतलब आर का मान यहाँ पे 0 निकालना है। कह रहा है कि नन डिफेक्टिव, तो आर का जो मान होगा 0 होगा। बस यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। देखिए पी आर इज इक्वल टू 0, एन का मान हो गया आपका 5, सी 0, क्यू का मान है आपके पास 9/10, 5 माइनस 0, इसका मान है 1/10, पी का मान तो 1/10 के पावर ऑफ 0। ठीक, 5 से 0 1, 9/10 के पावर ऑफ 5 और इंटू 1, तो वी गेट दिस 9/5 पावर ऑफ 10, ये आंसर है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट बायनॉमियल का जो फंडामेंटल कंसेप्ट होगा, इसी तरह से हम इसको यूज करके कैलकुलेट करेंगे। अब इस पर हम अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।